वेट करूं कोई कितने आ रहे हैं। पोजीशन ले लो, बोलना नहीं है क्या? हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ये करंट अफेयर्स और इंडियन एक्सप्रेस सीरीज में हमारा आज का तीसरा वीडियो है। जनरली मैं आप सबके जो कमेंट्स होते हैं उनको नहीं देख पाता हूं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। जनरली मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके कमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता हूं। तो आप सब भी अपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, इन्फॉर्मेशन गेन करने में। और मैं आप सभी को इनिशियल स्टेज में ही सबको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। सबके जो भी कमेंट है उन सबको मेरा सेम रिप्लाई होगा, सेम टू यू। जो आप मेरे से कमेंट करेंगे उसी का रिप्लाई आपको लिए अंडरस्टूड है। ओके, तो हम सभी स्टडी करते हैं अभी, और आपको हमारा जो इनिशिएटिव है वो डिटेल में करना है। हमारे वीडियो के दौरान जो कुछ हमसे, जैसे मान लो कि कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग है, तो उसको हम करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, पिन करके आप उसको देख सकते हैं। तो आज का जो हम ये इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस कर रहे हैं वो एक दिन पीछे का है, कि हम जो करेंगे ये 14 मई का है न्यूज़पेपर, ठीक है। हाँ, एक दिन पीछे का है, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो आपके जनवरी से अप्रैल के बीच में हुई है, उनमें से हम थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशंस भी ऐड कर रहे हैं साथ में। तो चलिए आज का शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस विथ करंट अफेयर्स। तो अभी रिसेंटली जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है इनको अपडेट किया है 2031 से 2035 के पीरियड के लिए। 2031 से लेके 2035 का जो पीरियड है, उस पीरियड के रिगार्डिंग इन्होंने अपने जो कमिटमेंट्स हैं क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, जो पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 में कोप 21 के सम्मेलन में, उस सम्मेलन की जो अपनी ये लाइबिलिटीज है उनको डिक्लेयर किया है भारत सरकार ने। और हम क्लाइमेट चेंज को सप्रेस करने की डायरेक्शन में काफ़ी अच्छे, यानी ग्रीन क्लाइमेट की और काफ़ी हाई स्पीड से हमारा जो पैसेज है वो काफ़ी अच्छी स्पीड से रन हो रहा है। इसी में जो हमारे इंटेंडेंट है, जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये आपके ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी से करते हैं इनका अनाउंसमेंट। तो अभी इंडिया ने क्या किया है कि इसमें जो इमिशन टारगेट्स होते हैं जनरली उनके बारे में रेफरेंस किया जाता है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट, जो क्लाइमेट चेंज होता है, उसमें बेसिकली जो मेजर रोल होता है आपके जो इमिशंस होते हैं, जैसे आप इंडस्ट्रीज की वजह से होता है, व्हीकल्स की वजह से इमिशंस होते हैं, तो उन सब की वजह से जो होता है इमिशन, उसी में हम उन्हीं को हमें रिड्यूस करना होता है। कि हम इमिशन जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है या आपका जो ऑटोमोबाइल्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सब से, और जब हमारी कुछ जैसे मेथेन इमिशंस होता है अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से भी होता है, एनिमल्स से भी मेथेन का इमिशंस होता है, तो उन सब को हम कहाँ तक रिड्यूस करें, जो क्योंकि हमारा जो नेट जीरो अचीव करने का टारगेट है, नेट न्यूट्रलिटी 2070 तक, यानी कि हम जितना भी उत्सर्जन करेंगे, जो भी कार्बन उत्सर्जन करेंगे, उन सब उत्सर्जन को हम सिंक कर देंगे, यानी कि उनको हम एनवायरमेंट से हटा देंगे। तो इस डायरेक्शन में आपका पहला कमिटमेंट है। देखो, ये कमिटमेंट किए जाते हैं बेसिकली किसी बेस ईयर को लेके, यानी 2005 में हम जितना भी हम इमिशन प्रोड्यूस कर रहे थे, चाहे का जो भी ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, इनका जो भी हम इमिट कर रहे थे, एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे थे, उनका जितना भी इमिशन हो रहा था उसमें 47% की कमी करेंगे 2035 तक। तो इसको आसान भाषा में आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि हमने 100 टन हमने आपका इमिट किया 2005 में, उस 100 टन के कंपेयर में हम उसमें 47% हम कम करेंगे, तो हम 2035 तक जो हमारी इमेज उत्सर्जन तीव्रता है या इमिशन इंटेंसिटी है वो लगभग 53%, यानी 53 टन रह जाएगी। इसके रेफरेंस में सिंपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसके अलावा आप सबको पता है कि हमारे यहाँ जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइडल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, यानी कि डिफरेंट सोर्सेस हैं, उन सब से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जो रिन्यूएबल होते हैं,
वो सभी, और जो नॉन पॉल्यूटेंट होते हैं जनरली उनकी प्रोडक्शन जो मेथड होता है उसमें पोल्यूशन बहुत ना के बराबर ही होता है। तो उस जो है हम हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन है वो 2035 तक हम जितना भी पावर जनरेशन करते हैं जो नॉन फॉसिल फ्यूल से करते हैं अभी, यानी जैसे फॉसिल फ्यूल से करते हैं, आपके कोल से करते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट है मेजर रोल होता है उनका, गैस पावर प्लांट्स होते हैं उनसे पोल्यूशन होता है। तो उनके बजाय हम जो रिन्यूएबल नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड या रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेस है उनसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा, वो हम हमारी टोटल जो कैपेसिटी है उसका 60% अचीव कर लेंगे 2035 तक। इसके अलावा हम जो कार्बन सिंक यानी जो भी कार्बन हम रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, उस कार्बन को हम वापस एनवायरनमेंट से रिमूव कर देंगे, सिंक कर देंगे। जो ओशंस होते हैं बेटर कार्बन सिंक्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं बेटर कार्बन सिंक्स होते हैं, कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं। जनरली फॉरेस्ट जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो हम जो फॉरेस्ट एरिया भी बढ़ाएंगे, ट्री कवर एरिया भी बढ़ाएंगे। ट्री कवर और फॉरेस्ट एरिया बढ़ा के हम 2035 तक जो भी 2005 में हम जो भी कार्बन सिंक कर रहे थे उसके कंपेयर में 3.5 से 4 बिलियन टन CO2 के इक्विवेलेंट हम क्या कर लेंगे, अपना कार्बन सिंक या कार्बन बफर जो कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे, जिससे जो भी रिलीज होगी पोल्यूटेंट्स उनको अपन ऑब्जर्व कर सकेंगे। और जो हमारा ये कमिटमेंट है ये किससे मिले जुले, किससे अलाइन है, ये विकसित भारत 2047 का जो टारगेट सेट कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और 2070 तक हम नेट जीरो इकोनॉमी बन जाएगी। यानी हम जितना भी पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में जनरेट करेंगे उन सभी पोल्यूटेंट्स को एनवायरनमेंट से हटा दे के नॉन जीरो का मीन्स ये होता है। तो ये अभी हमें रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने रिलीज किए हैं अपने, और ये सबमिट किए हैं। ये सबमिट किसको करना पड़ता है, UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन है आपका ऑन क्लाइमेट चेंज, जो आपके 1992 का जो रियो अर्थ समिट हुआ था, 1992 का रियो अर्थ समिट हुआ था। उस समिट में मेजरली आपके 3 कन्वेंशन हुए थे, या जिनको 3 सिस्टर कन्वेंशंस भी बोलते हैं। एक तो UNFCCC, एक UNCBD और एक आपका UNCCD। ब्रीफ में अपन देखते हैं रियो अर्थ समिट 1992 में। तो इसका है जो क्लाइमेट चेंज के बारे में अपन सुनते हैं जनरली। अभी रिसेंट में जो है आप कोप का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। तो जनरली अभी आपने रिसेंट में जो COP 30 का कन्वेंशन जो आपका सम्मेलन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुई है, वो आपके बेलेम शहर हुई है, ब्राजील के बेलेम सिटी में हुई है लास्ट ईयर। ये जनरली जो COP के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं वो नवंबर लास्ट या दिसंबर के अर्ली दिसंबर में होते हैं। तो अभी ये रिसेंटली कंक्लूडेड हुआ है COP बेलेन शहर ब्राजील में। और जो बेलेन शहर है ब्राजील का, ये अमेजन नदी के जो है किनारे है। और इसी जो COP 30 का कन्वेंशन है, इसको COP ऑफ ट्रस्ट भी बोला गया है, फॉरेस्ट COP भी बोला गया है, कि जो अमेजन आपके रेन फॉरेस्ट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, उनके किनारे पे बेस सिटी है बेलेम, वहां पे हुआ है। तो इस COP 30 को आप फॉरेस्ट COP भी कॉल किया गया है। इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं अपन अलग से एनवायरनमेंट के सारे इन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपके लिए इतना ही कि ये COP 30 का जो कन्वेंशन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हैं उसके बारे में कंसल्ट करते हैं कि हमें किस तरह से क्लाइमेट चेंज को, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था कि ग्लोबल जो टेम्परेचर है अर्थ का टेम्परेचर, हमें किस तरह से 21वीं सेंचुरी तक 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लिमिटेड रखना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको कंट्रोल करके रखना है। कि हमें किसी भी तरह से हमारे, चाहे हम एक्स्ट्रा कार्बन सिंक क्रिएट करें, या हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर बढ़े, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे, या क्लीनर एनर्जी क्लीनर फ्यूल्स की ओर बढ़े, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो इन सभी
जो हैं हमारी मेथड्स हैं, सारे जो एफर्ट्स हैं, इनके थ्रू हमें हर हाल में जो 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या करना है टेम्परेचर, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना अर्थ का जो भी एवरेज टेम्परेचर है। हालांकि जो IPCC है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, उसमें ये संभावना जाहिर की गई है कि हम जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक के जो टेम्परेचर है, जो टारगेट है, उसको मिस कर सकते हैं। हमारे एफर्ट है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो काफ़ी अभी उस डायरेक्शन में प्रॉपर स्पीड पे, फेज पे नहीं है। इसको कॉप ऑफ ट्रस्ट भी बोला गया है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसकी ईयरली बैठिंग होती है, और पहला जो सम्मेलन हुआ था वो बर्लिन में हुआ था। ठीक है, UNCBDA यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, और ये जो बायोडाइवर्सिटी मतलब जो कि फ्लोरा और फोना की जो वेराइटीज होती हैं आपके एनवायरनमेंट में, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके कंजर्वेशन के लिए काम करना है। और इसी की जो लाइबिलिटी, इसी के तहत भारत सरकार ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 भी बनाया है। और ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है कि हम जैसे डिफोरेस्टेशन करते हैं किसी लैंड को, तो वहाँ पे क्या डेजर्ट के इंक्रीज होता है। तो डेजर्ट होते जो बैरन लैंड होती है, यानी किसी फर्टाइल नहीं होती, जिससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है, और ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि जो बैरन लैंड होती है उसका एल्बिडो क्या होता है आपका, काफ़ी कम होता है। तो उन सब चीज़ों में कि हमें डेजर्टिफिकेशन को रोकना है, डेजर्टिफिकेशन को बढ़ने नहीं देना है, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी कन्वेंशन होते रहते हैं। ये बाईएनुअली कन्वेंशन होते हैं जनरली। तो ये सब जो आपके रियो अर्थ समिट के है, तो इन्हीं जो पेरिस एक जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन हुआ था आपका COP21, जो 2015 में हुआ था पेरिस में, इन 2015। पेरिस अकॉर्ड भी बोलते हैं, पेरिस एग्रीमेंट भी बोलते हैं। पहले जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत जो टारगेट थे वो क्योटो प्रोटोकॉल था, लीगली बाइंडिंग थे, और जो पेरिस एग्रीमेंट ये भी लीगली बाइंडिंग है। तो इसमें जो हमने ये मेंशन किया था कि हम आफ्टर 5 ईयर्स हम हमारे जो क्लाइमेट के जो चेंज को प्रोटेक्ट करने की, क्लाइमेट को कंजर्व करने की जो भी टारगेट हैं हमारे, उनको हम मॉडिफाई करते रहेंगे और उनमें हम प्रोग्रेसिवली बढ़ते जाएंगे। तो हमारे जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो पेरिस एग्रीमेंट की कंप्लायंस में ही है। इसके अलावा अभी आपने फरवरी में आपने सुना होगा कि इंडिया AI समिट हुआ था न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में, जिसमें भारत ने जो AI है उसके 7 गोल हैं, जिनको 7 चक्रा से रिप्रेजेंट किया गया था भारत सरकार ने, कि थीम्स फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी कि AI के फील्ड में रेस्पॉन्सिबल वे में और इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ किस तरह से विश्व के सभी देश आपस में मिलकर आगे मूव हो सकते हैं, AI के जो बेनिफिट्स हैं उनको हार्नेस कर सकते हैं, जो ह्यूमन काइंड के लिए हम किस तरह से AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, और AI के जो इथिकल कंसर्न है उनकी रिगार्डिंग टॉक हुई थी, जिसमें एड्रेस किया जाएगा कि जो इसके AI की मिसयूज हो सकते हैं। जैसे आपने डीप फेक का काफ़ी नाम सुना है, जिसमें किसी की मॉर्फ इमेज का इस्तेमाल किया जाता है और न्यूड फोटो रिक्रिएट किए गए हैं। तो जैसे उस टाइम पे चर्चा में रहा था आपकी ये रश्मिका मंदाना की फोटो आई थी डीप फेक से, ऐसे बहुत सारी सेलिब्रिटीज की आती रहती हैं। तो उन इस तरह की जो मिसयूज हैं या अब्यूज हैं AI की, उन सब को किस तरह से एड्रेस किया जाए, तो इन सब में तो इंडिया ने इसी में एक जो AI समिट हुआ था, इम्पैक्ट समिट, अभी फरवरी 2026 में ही न्यू दिल्ली में, तो उसमें एक AI प्लेज भी किया था, AI रेस्पॉन्सिबल AI यूज के लिए। तो उसमें भी बाहर सबसे ज्यादा इंडियन ने, लगभग 24 घंटे में बहुत सारे इंडियंस ने उसको प्लेज को लिया था। तो जो 7 चक्रास है इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। सेफ एंड ट्रस्टेड AI, यानी AI कैसी होनी चाहिए आपकी, सेफ होनी चाहिए और ट्रस्टेड होनी चाहिए, बिलीवेबल होनी चाहिए, इंसान ह्यूमन काइंड है उसके बेटरमेंट के लिए होनी चाहिए। इंक्लूसिव फॉर सोशल एम्पावरमेंट, यानी AI का यूज होता है समाज के उत्थान के लिए, सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए होना चाहिए, और इंक्लूसिव यानी समाज के सभी वर्गों को उसमें शामिल करना चाहिए। रिजिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, यानी जो बदलती टेक्नोलॉजी उसके अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट होना चाहिए, नई इनोवेशन, नई खोजें करती रहनी चाहिए, और उसकी दक्षता है जो एफिशिएंसी, काम करने की कैपेसिटी, वो बढ़ती रहनी चाहिए।
डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, जैसे आप एआई रिसोर्सेज की बात करें, जैसे डेटा सेट है, इसमें बड़ा रोल होता है एआई में। और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, आपके एआई के फॉर्म क्रिएशन करने के लिए, मशीन लर्निंग के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स चाहिए। इसके अलावा आपको जैसे कि जो क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, उन तक सबका एक्सेस होना चाहिए, ये सब एआई रिसोर्सेज हैं। एक ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो एआई में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उन तक भी सबका एक्सेस होना चाहिए, सभी कंट्रीज को उसमें एक्सेस देना चाहिए। डेमोक्रेटाइजिंग का मीन्स होता है कि जो भी रिसोर्सेज है नेचर में अवेलेबल, उन सब तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। आसान भाषा में साइंस है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो मानव क्षमता है, जो ह्यूमन है अभी क्या है एआई के लिए कैपेबल नहीं है, तो उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए। हमें स्किल टास्क फोर्स करना है, तो उसके लिए जो मानव कैपिटल यानी इंसान है उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसकी हेल्थ में, एआई के रिगार्डिंग एजुकेशन में, ताकि वो उसके जो एआई के फीचर्स हैं उनको लर्न कर सके और उनका सोसाइटी के बेटरमेंट, कंट्री के बेटरमेंट और ह्यूमन काइंड के बेटरमेंट में यूज किया जा सके। और एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड, और एआई का यूज हमारे जो सोशल समाज की सेवा में, जो मैंने पहले बताया, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही होना चाहिए। जो 7 चक्र है, जो थीम्स और ग्लोबल कोऑपरेशन है, ये आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक एआई आपका मॉडल भी रहा था, सर्वम एआई मॉडल भी चर्चा में रहा था। तो ये इंडिया का जो फाउंडेशनल एआई मॉडल है सर्वम, ये भारत सरकार ने अनाउंस किया अभी कि हम ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिससे एआई को, जैसे मशीन लर्निंग होती है, जो मशीन्स होते हैं उनको लर्निंग के लिए डेटा मिलता है, प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इस समिट में भारत सरकार ने अपनी एआई जो है टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उनमें सेट कर रखा है कि हम लगभग 38,000 ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी बनाएंगे, जो एआई के लिए बेसिक यूनिट्स होती हैं। और ये जो हमारा एआई सर्वम है, ये बिल्डिंग होम ग्रोन एआई फॉर डिजिटल इंडिया, जो डिजिटल इंडिया है, यानी जो हम इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उस तरह हमारा खुद का एआई सिस्टम होना चाहिए। लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जैसे आपने भाषिनी का नाम सुना है, जो लगभग एआई मॉडल भाषिनी है, लगभग 22 भाषाओं में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ में इसी में जो एआई है आपका, हाँ, इसमें देखो जो ये आपके 16 से 21 फरवरी डेट आप याद रख सकते हो। स्पेशली आरपीएससी कभी डेट भी पूछ लेती है, कब हुआ था, भारत मंडपम में हुआ था। और इसमें कितने देशों के लगभग 9 लाख व्यूज आए थे इसके लाइव स्ट्रीमिंग को, और लगभग इसमें 20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया था, और 100 से ज़्यादा देशों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी अपने एआई समिट में पार्टिसिपेट किया था। और जो मेजर एआई कंपनीज है, जैसे ओपन एआई है, एंथ्रोपिक है, माइक्रोसॉफ्ट के तो सीईओ नहीं आ पाए थे, बिल गेट्स, वो एप्स्टीन फाइल की वजह से, थोड़ी मॉरलिटी की बेसिस पे, लेकिन ये सब पार्टिसिपेट किया था इन लोगों ने। और इसमें जो लगभग 24 घंटे में भी एआई रेस्पॉन्सिबल यूज फॉर एआई के लिए लोगों ने शपथ ली थी, लगभग 2.5 लाख लोगों ने सर्टिफिकेट इशू है। इसमें कुछ एक्सपेंस ये हमारा है कि हम 38,000 प्लस जीपीयू ऑल राइट, जो इंडिया एआई मशीन है, इंडिया एआई मिशन है भारत सरकार का एआई डेवलपमेंट के लिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मशीनें इंसानों की तरह काम करती हैं। आप एआई से सब परिचित, जैसे चैट जीपीटी है, ग्रोक है, आपका गूगल जेमिनी है, बनाना है, ऐसे बहुत सारे आपके, एक क्लाउड एआई है आपका एंथ्रोपिक का, अभी एंथ्रोपिक का एक मॉडल है एआई मॉडल माइथोस, जिसमें काफ़ी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो सिक्योरिटीज़ को ब्रीच कर सकता है, उसको लेके काफ़ी कंसर्न है। तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इसके अलावा ये समिट बेसिकली आपके रेस्पॉन्सिबल, रिजिलियंट और एआई एडॉप्शन ग्लोबल लेवल पे उसको कंसर्न करता है। और ये मैंने आपको शायद पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, पर्शियन गल्फ, जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी चर्चा में है। स्ट्रेट हॉर्मुज है, ये ग्लोबल जो ऑयल और नेचुरल सप्लाई है उसमें एक स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट है, यानी यहाँ से लगभग जो टोटल वर्ल्ड का ऑयल और नेचुरल गैस का ट्रेड होता है उसका लगभग 20% या 1/5 पार्ट अगर यहाँ से मूव होता है। और भारत सरकार की जो नेचुरल गैस और की जो सप्लाई है क्रूड ऑयल्स की, उसको मेजरली यहीं से होती है। और अभी जो इसी ब्लॉकेज की वजह से ईरान ने इसको ब्लॉक कर रखा है, इसी ब्लॉकेज की वजह से अभी आपने देखा कि भारत में गैसों के जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर उसके दाम भी बढ़े हैं, छोटे सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं। और अभी जैसे भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो लॉन्ग पीरियड तक क्या वो जो लॉस है वो बियर नहीं कर पाएगी, इसलिए हम अब जो है
वो ये ऑयल प्राइस हाइक हो सकता है, आपके पेट्रोल डीजल के प्राइस भी बढ़ सकते हैं, जिससे आपकी जो है इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ जाएगी, जो आने वाले समय में हमको फेस करना है। और इसी संदर्भ में भारत सरकार ने, अभी मोदी जी ने अपील की थी देश से कि आपको फ्यूल और जो है जो एडिबल ऑयल्स हैं उनका कंज्यूम आपको लेस अमाउंट में करना है, आपको ज़्यादातर इको फ्रेंडली यानी छोटी डिस्टेंस को कवर करना है तो वॉक के थ्रू करे, साइकिल के थ्रू करे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करे। गोल्ड इंपोर्ट कम करना चाहिए ताकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि हमारे पास जो इंपोर्ट करने के लिए इसेंशियल चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए डॉलर है उसकी कमी ना हो, हमारे पास बैलेंस और पेमेंट का क्राइसिस ना हो। एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंडिया से शेयर मार्केट से अपनी जो है कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेके जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है, उसका काफी इसमें रोल रहा है। भारत के लगभग 60% जो नेचुरल गैस या एलपीजी है उसका जो सप्लाई होती है वो इसी रूट के थ्रू होती है। जो मेजर सप्लायर हैं भारत को वो कतर और यूएई है। तो जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है आपकी पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है, और इसके नॉर्थ में आपके ईरान पड़ता है, साउथ में आपका ओमान पड़ता है। तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है कि पर्शियन गल्फ की लोकेशन क्या है, किसको कनेक्ट करती है। और ये जो इसी पर्शियन गल्फ के नॉर्दर्न पार्ट में ईरान का एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड है, खार्क आइलैंड। तो इस आइलैंड में जो ईरान का 90% एक्सपोर्ट होता है ऑयल और गैस का, वो इसी खार्क आइलैंड के थ्रू होता है। ये काफी मिलिटराइज्ड है, यानी यहाँ पे जो ईरान के गार्ड्स होते हैं, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, वो उनकी सिक्योरिटी अच्छी है क्योंकि ईरान की इकोनॉमी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी जो ईरान और इजराइल वॉर हुआ था तो अमेरिका और इजराइल ने इसके ऊपर अटैक किए थे, तो उसके रेस्पॉन्स में ईरान ने ये यूएई के जो पोर्ट है फुजरा पोर्ट, उसके ऊपर अटैक किया था काउंटर रेस्पॉन्स में। तो इसके लोकेशन आपको ध्यान रखनी कि पर्शियन गल्फ के नॉर्थ में बहुत छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। और ये फुजरा आइलैंड भी आप, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, इनकी लोकेशन या डायरेक्शन कभी पूछ सकता है कि आपने सुना होगा जो B2 बॉम्बर है जिसने ग्राउंड बस्टर जो आपका, ये B2 बॉम्बर जो है ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, किसका है? सिर्फ यूएसए का है, और यूएसए के पास ये दुनिया में किसी के पास नहीं है। और ये एक ऐसा सिंगल ऐसा एयरक्राफ्ट है जो आपके GBU जो 57 है इस बॉम्ब को कैरी कर सकता है और लॉन्च कर सकता है। और इसका यूज करके, इस शिप का यूज, इस एयरक्राफ्ट का यूज करके अमेरिका ने जो ईरान है उसके न्यूक्लियर साइट्स हैं फोर्डो, नाटांज और इस्फहान, इनके ऊपर अटैक किया था, उनको डिस्ट्रॉय किया था, उनके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको रोकने के लिए। जो GBU है ग्राउंड बस्टर जो इम्यूनेशन है वो, ये लगभग ग्राउंड की सरफेस से लगभग 200 फीट तक डीप होके एक्सप्लोर होता है, वहां तक पहुंच सकता है। तो इनके डायरेक्शन आपको यहाँ रखनी है कि नॉर्थ से साउथ में कौन सा है। फोर्डो सबसे नॉर्थ है, फिर नाटांज है और फिर इस्फहान है। और इसी जो ये आपका ईरान और इजराइल वॉर है, तो ईरान के जो है नेबर कंट्री है और इजराइल की नेबर कंट्री है, उनके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे ईरान की नेबरिंग जो कंट्री है पाकिस्तान है, उसके बाद में अफगानिस्तान है, आपका तुर्कमेनिस्तान है, ये कैस्पियन सी है, अजरबैजान है आपका, और थोड़ा वो आपका अर्मेनिया है, और तुर्की है और इराक है। तो जो ईरान की नेबरिंग स्टेट है, कंट्री है, उनका ध्यान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनके लोकेशन की, भाई पाकिस्तान हो ईस्ट में है, अफगानिस्तान ईस्ट में, तुर्कमेनिस्तान कहाँ पे है आपका नॉर्थ में है, आपका अजरबैजान भी नॉर्थ में है, आपका आर्मीनिया भी नॉर्थ में है, और ये तुर्की भी आप नॉर्थ वेस्ट में समझ सकते हो, नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद में इराक है, और ओमान ये पर्शियन गल्फ के थ्रू सीमा साझा करता है, लैंड बॉर्डर साझा नहीं करता ओमान, पर्शियन गल्फ के थ्रू। इसी के साथ इधर आपका जो है इजराइल में भी, क्योंकि इजराइल तो इसमें एक पार्टिसिपेंट कंट्री है, और लेबनान में इजराइल काफी अटैक कर रहा है, साउथ लेबनान में। तो इसमें भी आपको देखना है कि इजराइल की लोकेशन कहाँ है। तो इजराइल जो आपका मेडिटेरियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर है, उसके आपकी ईस्ट में है कंट्री। और ये जनरली सीमा जो आपका बॉर्डर है वो साझा करता है, जॉर्डन के साथ करता है। आपके ईस्ट में, वेस्ट में इसके ये मेडिटेरियन सी हो गया, और नॉर्थ में आपका लेबनान है और सीरिया है थोड़ा सा,
मतलब सीरिया भी आपके जो है ईरान के, जो इजराइल है उसके नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया, और जो थोड़ा सा इसका साउथ और वेस्ट पार्ट है वहाँ पे इजिप्ट, मिस्र का सिनाई पेनिनसुला है। और ये गजा है आपका, जहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं कंटिन्यूस 2020 से चल रहा है, यहाँ 22 से। और ये आपका वेस्ट बैंक है जो जॉर्डन बाउंड्री के साथ है, वेस्ट बैंक। और ये जो वेस्ट बैंक एरिया है आपका, यहाँ पे वेस्ट बैंक में और जो गजा है यहाँ पे फिलिस्तीन पॉपुलेशन काफ़ी अमाउंट पे रहती है। वेस्ट बैंक में अभी जो इजरायली सेटलर्स हैं यानी यहूदी पॉपुलेशन है, वहाँ वेस्ट बैंक में उनको बसाया जा रहा है। उसकी वजह से काफ़ी इंटरनेशनल अटेंशन आया है, और यूरोपीय कंट्री, यूरोपियन यूनियन भी इजराइल की आलोचना कर रहे हैं कि हम जो इजरायली सेटलर्स हैं वो फिलिस्तीनी लोगों के साथ एट्रोसिटीज करते हैं, मारपीट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं। तो ये इनके लोकेशन और इनके मैप के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखनी है। ये गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी अभी भारत सरकार ने, मोदी जी ने अभी जैसे, हाँ हेलो शारदा जी, मैं सबको नहीं कर सकता वैसे, पर मैंने इनिशियल स्टेज में अपने जो इनिशियल स्टेटमेंट में मैंने बोल दिया है कि आप सबको जो भी आप मेरे को कमेंट करोगे, मेरा कमेंट भी आपकी ओर से वैसा ही है। आप मेरे को गुड मॉर्निंग, तो आप सबको गुड मॉर्निंग। तो गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट है, अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस है, उसको लेके मोदी जी ने पहले अपील की थी लोगों से, पर शायद अपील का लोग असर ना हो, इस वजह से भारत सरकार ने क्या किया है कि गोल्ड और सिल्वर आप इम्पोर्ट करते हो क्योंकि हम मेजरली गोल्ड इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, तो और सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है आफ्टर चाइना की, यानी चाइना के बाद में सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट दुनिया में करता है भारत। और भारत का भी जो गोल्ड का इंपोर्ट बिल है वो लगभग $72 बिलियन हुआ। और हम जब भी कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसका पेमेंट हम डॉलर में करते हैं। तो हमारे पास क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ये इसेंशियल कमोडिटीज नहीं है हमारे लिए, जैसे नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, फ्यूल हो गया, कुछ फूड आइटम्स हैं, ऑयल, एडिबल ऑयल्स हैं, ये इसेंशियल गुड्स हैं। तो इन इसेंशियल गुड्स की वजह से जो इसेंशियल गुड्स के हमारे इंपोर्ट डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमें हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है यानी फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसीज है यानी डॉलर है, सिंपली उस डॉलर को हमें सर्टेन अमाउंट में रखना है कि ताकि हम हमारी जो पॉपुलेशन है उसके फूड, न्यूट्रिशंस और जो हमारी इकोनॉमी की मूवमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सस्टेन कर सके। क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस अभी काफी बढ़ रहा है, और अभी जो पाकिस्तान की मीडिएशन में 3 बार टॉक हो गई अमेरिका और इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव्स, ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, उसका कोई कंक्लूसिव या इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो अभी जो रिसेंट में जो इंटरिम सीज फायर है शायद वो सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि कल ब्रिटेन ने भी हॉर्मोज, जो स्ट्रेट हॉर्मोज है ना, जो आपकी अभी मैंने बताया कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करते। आज आप काफी देर से आए हैं सभी, गुड मॉर्निंग अंजलि जी, गुड मॉर्निंग, काफी लेट आए हैं, आपको देखना चाहिए था, हमारी क्लास का टाइम 9:30 से था वैसे तो। और ये आपको जो भी यूपीएससी और आरपीएससी जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं या जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए मैं आसान भाषा में ये चीजें समझा रहे हैं। हम स्पेशली इकोनॉमी का अलग से लेके आएंगे सेशन, इकोनॉमी और जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि कल मैंने वेदर कंडीशंस के बारे में बहुत सारे डिटेल में आपको बताए थे, उन सबको हम डिटेल में, क्योंकि वो थोड़ी लेंथी वीडियो बनेंगे, 2-2.5 घंटे की वीडियो बनेंगे, तो उनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि न्यूज एनालिसिस में थोड़ा बड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। इससे क्या होंगे कि लोग क्या है गोल्ड को और सिल्वर को इंपोर्ट करने से क्या होंगे, कम कर देंगे, क्योंकि इंपोर्ट आप ड्यूटी ज्यादा बढ़ गई तो आपको जो आप पेमेंट कर रहे हो उसके, जैसे मान लो आप $100 का गोल्ड आप वहां से परचेज कर रहे हो $100 का, तो अब आपको $115 पे करना पड़ेगा जब इंडिया में आप उसको पर लाओगे। तो इन सब चीजों को कि जो हमारी इसेंशियल नीड्स है उनके लिए हमारे पास डॉलर्स पर्याप्त मात्रा में बचे रहें। तो इसलिए जो अननेसेसरी जो ये लग्जरीज आइटम्स हैं जिनको सिन गुड्स भी बोलते हैं कई बार, तो उन सब चीजों के लिए हम लोगों को प्रोहिबिट कर सकें। और ये मिनिस्ट्री जो स्पेशल फंड है अभी ये काफी रिसेंटली चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इसमें एक इंस्टीट्यूशन ये है कि जनरली जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए है या जो स्पोर्ट्स
पर्सन है उनकी एकेडमी को प्रमोट करता है फाइनेंशियली, तो उसके में क्या हुआ, उसका जो फंड कलेक्ट होता है, तो एक तो इसमें क्या हुआ कि जो फंड में अभी कंट्रीब्यूशन करते हैं इसमें मेजरली क्या होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जैसे आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ठीक है, एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो भी भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई कंपनीज हैं वो जैसे, तो वो सभी कंपनीज क्या करती हैं, उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन कम कर दिया। इसके अलावा प्राइवेट सिटीजन्स भी करते हैं, प्राइवेट एंटिटीज भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट जो भी कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहे कर सकता है। तो हमारे लिए जानना, इसका जो फंड है उसका अब्यूज कर रहे हैं जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो अपनी खुद की फैसिलिटीज में वहां फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि उनका स्पोर्ट्स जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें उनका कोई रोल नहीं होता। वो अपनी पर्सनल फैसिलिटीज डेवलप कर रहे हैं, फंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स के अगेंस्ट है, क्योंकि आपका जो ये पैसा है, फंड है, पब्लिक से लिया गया है और आपको इसको पब्लिक यूज में ही आपको कंज्यूम करना है, और जो हमारी स्पोर्ट्स पर्सन है या स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट करना है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना है, ताकि हम स्पोर्ट्स में भी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को हम तैयार कर सके, ताकि ग्लोबल लेवल पे हमारी स्पोर्ट्स में काफी अच्छी रेपुटेशन बन सके। जैसे कि हम ओलंपिक में बहुत कम मेडल जीते हैं जबकि हमारी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो इन सभी में आपका जो है ये आपके रेफरेंस में एक जो है आपके नॉलेज के लिए ये फंड जरूरी है कि जो फंड है इसमें नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस फंड का जो फंक्शन है बेसिकली किसके लिए, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स यानी कोई भी खेल हो गया या स्पोर्ट्स पर्सन हो गए उनके बेटरमेंट के लिए इसके जो भी फंड अपन कलेक्ट करेंगे उसका यूज करेंगे। तो ये इसकी जो बॉडी है कैसे, ये 12 मेंबर बॉडी होती है, इसमें हेडेड बाई यूनियन होम स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर। अभी कौन है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर? आपके मनसुख मांडविया जी हैं, जो पहले हेल्थ मिनिस्टर थे कोरोना के टाइम पे, तो वो इसको हेड करते हैं। और ये 12 मेंबर बॉडी है। ये कितने 12 मेंबर बॉडी है, और ये एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसको पार्लियामेंट ने एक कानून के तहत स्थापित किया है। उस एक्ट का नाम है चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट 1890, यानी कि कोई लोगों के कल्याण के लिए अपन कुछ भी डोनेट करते हैं, चैरिटेबल वर्क है। एंडोनमेंट एक्ट 1890 के तहत ये स्टेब्लिश की है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये 12 मेंबर है, जो इसके मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि स्पोर्ट्स के लिए डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी बनानी, इस फंड को कहाँ यूज करना है और कितना ग्रांट किसको देना है, तो ये सारे डिसीजन लेती है जो 12 मेंबर आपकी कमेटी है, हेडेड बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और प्रेजेंट के यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी। इसके अलावा जो इसके डे टू डे फंक्शन होते हैं उसके लिए एक 6 मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, 6 मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो इसके डे टू डे फंक्शंस होते हैं उनको करती है। ठीक है, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिस फंक्शंस हो गए, उनके जो भी प्रपोजल्स होते हैं उनको एडमिट करना, उनको स्क्रूटनाइज करना, उनकी जांच करना कि जो पर्पस कौन फंड डिमांड कर रहा है, कितना पैसा आ रहा है, ये डे टू डे फंक्शन के लिए सारे जो है उसके लिए 6 मेंबर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और इसके हेड होते हैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। कौन होते हैं इसके? स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। जो आपकी 12 मेंबर बॉडी है, इसकी जो इसको आप समझ सकते हो रेफरेंस में कि ये इसका लेजिस्लेचर है, पॉलिसी बनाता है, उन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का काम आपकी एग्जीक्यूटिव करती है, जो 6 मेंबर है, हेडेड बाय स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होता है। यानी भारत सरकार में हर डिपार्टमेंट का जो होता है, ये सीनियर आईएएस होते हैं जो मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं उनकी फंक्शंस में। इसके अलावा जो क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो इसमें साई भी एक मेंबर है, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी इसमें मेंबर होता है, जो स्पोर्ट्स के रेफरेंस में सारे जो स्पोर्ट्स पॉलिसी या स्पोर्ट्स पर्सन को प्रमोट करती है। तो इनके जो कम फंड हो रहा है रिड्यूज, उसके ऊपर इसमें कंसर्न है, सारे उन कंसर्न को एड्रेस करके
ये जो कमेटी बोलती है, जो पार्लियामेंट की स्टडिंग कमेटी होती है, जैसे आपने बोला है सरकारी आश्वासनों के संबंधी समिति है आपकी, जैसे आपने लोक लेखा समिति है, जो स्टैंडिंग स्थायी समितियां होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, तो उसने चिंता जाहिर की है कि आप इस फंड का यूज करें तो सिर्फ जिस पर्पस के लिए फंड कलेक्ट किया जा रहा है उसी में ही करें। और अभी एक जो न्यूज है आपकी हिजाब बैन, ये अभी की नहीं है, लगभग 2022 में जब उस टाइम पे क्या हुआ था आपके कर्नाटक में जो बीजेपी गवर्नमेंट थे उन्होंने हिजाब बैन कर दिया था। हिजाब है जो मुस्लिम गर्ल्स होते हैं अपने चेहरे को कवर करती है जिस कपड़े से, आप उसको हेड काफ बोल सकते हो, जैसे जो गर्ल्स जानती है, सिर्फ उसमें अपना चेहरा कवर होता है जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, तो वो लड़कियां यूज करती हैं। तो कर्नाटक जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उसने बोला 2022 में कि आप ये हिजाब नहीं यूज कर सकते, आप जो स्कूल है ये सेकुलर नेचर है स्टेट का, तो इसमें सभी धर्मों के लड़के आते हैं, तो आपको हिजाब पहनना अलाउ नहीं करेंगे हम। और फिर उसके बाद में काफी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए। एक लड़की भी थी शायद बेंगलुरु की, कहाँ की, कर्नाटक की किसी स्टेट की, उसने एग्जाम भी नहीं दी थी, काफी नारे भी लगाए थे, उसने चर्चा में रही थी, वो वायरल रही थी सोशल मीडिया पे। लेकिन अब की जो कर्नाटक गवर्नमेंट यानी कांग्रेस सरकार है, सिद्धरामैया जी सीएम है, तो उसने बोला कि हम सभी धर्मों के जो भी हैं थोड़ी बहुत अपनी रिलीजियस, जैसे कुछ जैसे ब्राह्मण होते हैं कुछ जनेऊ पहनते हैं, और कुछ मतलब रुद्राक्ष की माला कड़ा भी पहनते हैं सरदार जैसे, ऐसे तो सभी धर्मों के लोग अपनी जो थोड़ी बहुत आपकी जो भी धार्मिक जो कस्टम्स है रिचुअल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। और ये जो परिधान होता है पोशाक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेकुलर नेचर ऑफ आवर कंट्री, आप इन सब का यूज कर सकते हैं। और अभी ये नीट को लेके काफी कंसर्न रहा है, कल भी अपन ने डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि नीट की एग्जाम जो 3 मई को हुई थी, जो देश की सबसे जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होती है एमबीबीएस करने वाले बच्चों के लिए, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। ये एग्जाम कौन कराती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कहने पे कराती, उसकी रिकमेंडेशन पे कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये भारत सरकार ने स्थापित की थी कि जैसे सेंट्रल लेवल की जो भी वैकेंसीज हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन सब की ऑर्गेनाइजेशन ये एनटीए करेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस ये हमेशा नीट की एग्जाम कराती है आपकी। नीट की फुल सिंपल तो नीट का मीन्स क्या है आपको कि नीट क्या होती है, जनरली जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जैसे आप नॉर्मल कॉलेज में जाते हैं ना बीए करने के लिए, तो ये एमबीबीएस की बीए या बीएससी मान सकते हो आप। तो ये टेस्ट होता है नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये नीट कितनी भाषाओं में होती है? लगभग 13 भाषाओं में की जाती है। नीट की एग्जाम कितनी भाषाओं में की जाती है? 13 लैंग्वेजेज में होती है। कितनी लैंग्वेजेज में होती है? 13 लैंग्वेजेज में होती है ये नीट की एग्जाम। और जिसमें से जैसे गुजराती भी है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, अंग्रेजी है, ठीक है, हिंदी है आपकी जो है। और अब लेकिन नीट 2024 और 2026 में अभी आपको पता है कि वाइड स्प्रेड पेपर लीक हुआ, उसकी वजह से एनटीए ने इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया अभी। और भारत सरकार ने इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी गठित की है। और कुछ राजस्थान से भी 3-4 लड़के अभी अरेस्ट किए गए हैं आपके, और कुछ आपके नासिक से किए गए हैं, तो अरेस्ट हुए हैं, पूरी इंक्वायरी चल रही है। तो इस एग्जाम को अभी के लिए तो कैंसिल कर दिया। तो इसी संदर्भ में कल मैंने बताया था आपको कि इसरो के पूर्व चेयरमैन थे, जब 2024 में ये नीट का पेपर लीक हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे लोग, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, उन्होंने बोला था कि लीक हुआ है तो इसको रद्द किया जाए, फिर से एग्जाम कराया जाए। लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और झारखंड में कुछ सेंटर्स पे पेपर लीक होना माना, उनकी री एग्जाम करवाई थी, बाकी सबकी एग्जाम कराना संभव नहीं माना था। तो इस अब जो एनटी ने जो एग्जाम कैंसिल की, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बच्चे, आप सब जानते हैं नीट में जैसे फाउंडेशन 8 या 9 क्लास से कुछ बच्चे 6 स्टैंडर्ड से तैयारी करते रहते हैं, उनका सपना होता है डॉक्टर बनना। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, जैसे ये एग्जाम कैंसिल हुई तो बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग के स्टूडेंट्स हैं, जिसने तैयारी की है पूरी 3-4 साल से, और फिर एन वक्त पे उनका पेपर भी अच्छा हुआ और फिर ऐसे एग्जाम को स्क्रैप करते हैं, तो वो भीतर से टूट जाते हैं इमोशनल, क्योंकि ये एज भी आपकी बच्चों की 17, 18, 19 साल की बीच की होती है। तो इस पीरियड में बच्चे इमोशनली भी इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो उसकी वजह से लगभग 17 बच्चों ने अभी सुसाइड कर लिया है एग्जाम स्ट्रेस की वजह से। ये काफी दुखी करने वाली खबर है। भारत सरकार कोई पेपर लीक को रोकने के लिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अच्छा लो लाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जो बेल है एक्ट बनाया भारत सरकार ने, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है।
और जब तक हम बड़े लोगों को इसके सॉल्यूशन भी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के राधाकृष्णन जी की कमेटी थी गठित हुई थी, तो उसने बताया था कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी ले सकते हैं या फिर हाइब्रिड मोड में ले सकते हैं कि बच्चों को जैसे एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर बिठाया, फिर उसके बाद में कंप्यूटर स्क्रीन पे हम वहां पे क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, वहीं पे क्वेश्चन पेपर सेंटर पे प्रिंट होगा, फिर वहीं पे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्योंकि प्रिंटिंग जो मशीन होती है, फैसिलिटीज होती है, वहां पे पेपर प्रिंट होता है, फिर सेंटर पे ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस दौरान लीकेज की पॉसिबिलिटी होती है। तो पेपर लीक को रोकने के लिए ऐसे सजेशन है। लेकिन एनटीए क्या या हेल्थ मिनिस्ट्री के ऐसे कंसर्न है कि हम जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराएंगे तो उसमें क्या होगा कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगी, इतनी फैसिलिटी है नहीं कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखा जाए तो लगभग 23 या 24 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एनुअली, तो इतनी फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। और फिर जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगी तो फिर नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होती है। जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड या एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं देते हैं उनको पता है कि नॉर्मलाइजेशन में किसी के मार्क्स कम और ज्यादा हो जाते हैं पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे, तो उससे भी बहुत सारे फिर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होंगे, फिर लीगल इशू होंगे, कोर्ट केसेस होंगे, फिर काफी डिले प्रोसेस होगी। इसलिए भारत सरकार जो हेल्थ मिनिस्टर्स ने बोला कि हम ऐसे अभी एग्जाम कराएंगे। अब देखते हैं आगे भारत सरकार कुछ क्या करती है। लेकिन एग्जाम कैंसिल होना ठीक नहीं है सिस्टम के लिए। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ड्राफ्ट बिल टू बी टेबल्ड इन आसाम हाउस ऑन May 26। अभी आपने मार्च में सुना होगा, मार्च में रिसेंट मार्च अभी 2026 में गुजरात सेकंड स्टेट है आफ्टर उत्तराखंड जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को के ऊपर कानून बनाया है और उसको लागू किया है। अभी जो असम सरकार है उसने ये अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन लिया कि हम जो 26 मई है उसको असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके एक बिल लाएंगे। और उस बिल के तहत हम क्या करेंगे, जो लव मैरिजेज होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स होते हैं और जो पॉपुलेशन है उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, डिवोर्स से रिलेटेड मैटर्स हैं, उन सबको एक साथ लाएंगे सभी लोगों के लिए। क्योंकि भारत में आपके सभी एक ही सिंगुलर सिटीजनशिप है, यानी सभी इंडियन सिटीजनशिप है, तो इसीलिए सभी लोगों को एक साथ रखने के लिए और सब में यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है। और दूसरा मुद्दा ये भी है कि सारे देश में सभी कम्युनिटी सभी रिलीजन के ऊपर जब क्रिमिनल लॉ एक ही है और जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उसमें सिविल प्रोसीजर कोड 1908 चलता है। मैं अभी आपको डिटेल में थोड़ा बताता हूँ उसके बारे में क्या प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई ऐसा आर्टिकल है जो स्टेट को एम्पावर करता है या अथोराइज करता है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में काम करेगी। और क्या आज अभी तक यानी उत्तराखंड के ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता बनाई, क्या उससे पहले भारत में कहीं पे कोई समान नागरिक संहिता थी या कोई देश में ऐसा कानून है मैरिज को लेके कि उसमें भी समान नागरिक संहिता की जैसी फीलिंग होती हो, सभी सिटीजन सभी रिलीजन के लोगों के साथ एक समान बर्ताव करता हो। तो हम इसके बारे में देखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जनरली आप सबने जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 पढ़ा है, जनरली पार्ट 4 में आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके पार्ट 4, पार्ट 3 में तो आपके फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में आपके क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट फादर्स हैं जिन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया, जो हमारी संविधान सभा के मेंबर्स थे, उन्होंने इसमें ये प्रोविजन किए हैं कि जो स्टेट है, राज्य है, वो लोगों के बेटरमेंट के लिए सोसाइटी में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस करने के लिए क्या क्या कर सकता है, स्टेट के ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं कि वो अपने सिटीजन्स के बेटरमेंट के लिए काम करे। तो उन सब के बारे में कुछ प्रोविजंस हैं, जनरली इनको आप लिबरल बोल सकते हो और इसमें थोड़े गांधीयन प्रिंसिपल वाले भी हैं, कुछ लिबरल है, कुछ और इक्विटी है, जो मतलब इकोनॉमिक इक्विटी से रिलेटेड जो भी का, जैसे आपने सुना हमारे संविधान में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस की बात हुई, तो जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये सामाजिक न्याय और जो आपका आर्थिक न्याय है उसको एड्रेस करते हैं। ये बाइंडिंग नहीं है स्टेट के ऊपर, इनको स्टेट अपनी जरूरत के हिसाब से अप्लाई कर सकती है जब लगे कि देश में इनकी जरूरत है। तो जनरली इसमें 2 प्रिंसिपल तो आपको ध्यान रखते हैं,
39B और 39C हैं। 39B और 39C दो ये हैं आपके, इसमें दो आर्टिकल हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। उनमें जब भी आपके कोई केस जाता है कि कोई भी लॉ है या कोई भी कानून है, कोई भी ऑर्डर है, जब आर्टिकल 40, 19 और 21 के वॉयलेशन के बेसिस पे जाता हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जहां आर्टिकल 39B और C आएगा वहां से आर्टिकल 14 अपने आप ही मूव हो जाता है 19। तो वहां पे आप यहाँ पे यानी कि 39B और 39C को आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी क्या दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, प्रेफरेंस दी गई है। तो इन्हीं डायरेक्ट प्रिज्म में एक जो है आपका आर्टिकल 44, आर्टिकल क्या है 44 है। ये आर्टिकल 44 आपके संविधान में ये प्रोविजन करता है कि स्टेट शैल एंडेवर यानी कि राज्य प्रयास करेगा समान नागरिक संहिता लागू करने का। यानी कि सरकार, स्टेट मतलब क्योंकि भारत में एक ही नागरिकता है, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप है, और ये जो आपकी सिंगल सिटीजनशिप है, ये केंद्र सरकार आपको सिटीजनशिप के ऊपर जो भी एक्ट या कानून बनाती है वो कौन कर सकती है, पार्लियामेंट या ऑथोराइज है उसके लिए। तो ये जो आर्टिकल 44 है ये स्टेट यानी राज्य के ऊपर आपकी ये ऑब्लिगेशन डालता है कि वो देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में काम करे। हमारी संविधान सभा में इसे समान नागरिक संहिता के ऊपर काफी डिस्कशन हुआ था, और क्योंकि उस समय जैसे सांप्रदायिक तनाव था, पंजाब में डिवाइड हो रहा था, कम्युनल वायलेंस थी, बंगाल में थी, तो उन सभी के मद्देनजर ये डिसीजन लिया गया कि देश में अभी हालात एक साथ समान नागरिक संहिता लागू करने की नहीं है। जब देश में जरूरत होगी, अब क्योंकि उस समय देश का इंटीग्रेशन था, भारत छोटी छोटी रियासतों में डिवाइड था, तो उस लिए उस टाइम पे इसको लागू करना ठीक नहीं समझा गया, नहीं तो देश की एकता खतरे में पड़ जाती। लेकिन राज्य के ऊपर ये रखा गया कि राज्य से ये उम्मीद की जाती है कि वो समान नागरिक संहिता की दिशा में प्रयास करेगा। और अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इतने घुल मिल चुके हैं आपस में और देश हमारा इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी बाहर पावर या कोई इंटरनल जो भी हमारे कुछ होते हैं शत्रु, वो देश को डिवाइड नहीं कर सकते। हम सब इंडियंस हैं और एक साथ रहना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ऐसा होता है, देखो एक तो जनरली जो सामान्य जीवन के नागरिक जीवन में दो तरह के मुद्दे होते हैं। एक तो होते हैं आपके नागरिक मैटर्स जिनमें आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ गया, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसका आ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और एक तो होते हैं नागरिक मामले, एक होते हैं आपराधिक मामले। आपराधिक यानी क्रिमिनल मैटर्स हो गए, और एक होते हैं नागरिक मामले। नागरिक मामले में आपके किससे रिलेटेड हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, आपके एग्रीमेंट से रिलेटेड हो गया, कोई प्रॉपर्टी सेल के एग्रीमेंट करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका उससे रिलेटेड हो गया, मैरिज स्टेज से हो गया, और आपका डिवोर्स से रिलेटेड कोई मैटर हो गया। ठीक है। और ये डिवोर्स के अलावा डिवोर्स के केस में मेंटेनेंस के मैटर हो गए। तो ये ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें इंसान को जनरली क्या होता है, फिजिकल हार्म नहीं होता। मेंटल जरूर हो सकता है ट्रॉमा, लेकिन फिजिकल हार्म नहीं होता। तो ये ऐसे मैटर्स हैं। इन मैटर्स में जनरली क्या है, आपने जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम सुना, अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग, क्योंकि अलग अलग धर्म में अलग अलग मैटर्स हैं, मुद्दे होते हैं, उनकी कुछ परंपराएं के एक दूसरे से अपोज भी करती हैं। तो इन सब में विवाह के, आपके मैरिजेस के और डिवोर्स के, कॉन्ट्रैक्ट के और प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं, प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उन सब के बारे में अलग अलग प्रोविजन है। जैसे हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसमें आपके बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं। तो उनके लिए प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस की एक इसमें टॉपिक आ गया कि जैसे आपकी पुश्तैनी संपत्ति है वो आपकी डेथ होने के बाद में किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वो इनहेरिटेंस। तो ये सारे मैटर होते हैं आपके सिविल मैटर्स होते हैं। ये क्या है, आपके सिविल मैटर्स है जिनमें आपको फिजिकल हार्म नहीं होता है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता, फिजिकल बॉडी को। तो ये है। तो आर्टिकल 44 उसमें यही एक्सपेक्ट किया गया है कि जो स्टेट है, राज्य, स्टेट का मतलब आपके तीन स्टेट के तीनों ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, आपकी जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों का ये काम होना चाहिए कि हमारे देश की एकता बनी रहे, हमारे देश के लोगों के बीच में भाईचारा बढ़े, ब्रदरहुड बढ़े। तो उन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सभी के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो।
तो ज़्यादातर जो इसको सपोर्ट करते हैं वो आर्टिकल 14 का देते हैं कि ये वॉयलेशन आर्टिकल 14 का डिस्क्रिमिनेशन करता है अलग अलग एक ही देश के एक ही नागरिकों के बीच में, जो ऐसा नहीं होना चाहिए और नेशनल यूनिटी के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरे तरह के मैटर होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, जिसमें जैसे कोई भी क्राइम हो गया जो बॉडी को नुकसान पहुंचा, जैसे थेफ्ट हो गई, आपका मर्डर हो गया, मारपीट हो गई, एक्सीडेंट हो गई, ये सारे जो मैटर्स होते हैं क्रिमिनल मैटर्स होते हैं। अभी जैसे कि मैंने कल परसों वीडियो में बताया था कि हमारे देश में जो क्रिमिनल मैटर्स हैं वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, सबके लिए सिमिलर है। सब में जैसे कोई मर्डर करेगा तो जैसे पहले 302 में होते थे, आजकल दूसरे सेक्शन चेंज कर दिए BNS में, तो उन सबको उसी के तहत जो सेक्शन है उसी के तहत ट्राई किया जाएगा, सबको उसी के तहत पनिशमेंट होगा, जो भी उसमें मैक्सिमम या मिनिमम पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है। तो इसमें कोई जो क्रिमिनल मैटर्स हैं इनमें देश के सिटीजन्स को इंडियन सिटीजन्स ट्रीट किया जाता है और उनके बीच में रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अलग बात है, जैसे SC और ST एट्रोसिटीज एक्ट है, वो उनके क्योंकि वो काफी दबे कुचले रहे कई लंबे सालों तक, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो क्रिमिनल मैटर्स तो आपके जैसे आज की डेट में BNS भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा इसमें तो जो BNS है, जैसे पहले IPC था कि इसमें जो वो चीजें मेंशन है कि कौन सा क्या क्राइम है, और BNS है आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एक इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872, उसके जगह ये आ गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। तो ये तीनों एक्ट है, ये तीनों एक्ट पूरे सिटीजन्स के लिए एक है। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल मैटर्स है उनमें कंप्लीटली यूनिफॉर्मिटी है, ये किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ये सभी इंडियन सिटीजन्स को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। तो जब क्रिमिनल मैटर्स में हमारे साथ यूनिफॉर्मिटी है तो सिविल मैटर्स में भी हमें यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए, ताकि लोगों के बीच में क्या हो, ब्रदरहुड बढ़े। तो इन्हीं मैटर्स को लेके तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके सिविल मैटर्स को गवर्न करने के लिए है, और सिविल मैटर्स मैंने आपको बता दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। और जो आजाद इंडिपेंडेंट भारत है, इंडिपेंडेंट इंडिया में है, सबसे पहला स्टेट कौन सा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कानून बनाया, वो उत्तराखंड है। और जो बीजेपी रूल्ड जितने भी स्टेट हैं, उत्तराखंड जो बीजेपी रूल्ड जितने भी स्टेट हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन सभी राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम देश के जो नागरिक सिविल मैटर्स है उनको गवर्न करेंगे, एक ही सबके लिए एक ही कानून होगा। जैसे कुछ सिविल मैटर्स में जितने भी डिस्प्यूट होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनको गवर्न करने के लिए CPC, ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है। तो जब ये भी सभी जो इंडियन सिटीजन्स के साथ इक्वली ट्रीट करता है, इसमें भी रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता जनरली, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अलग बात है। तो जो बचे हुए जो सिविल मैटर्स है जनरली ज्यादातर मैरिजेस को इसको लेकर ही है, डिवोर्स को या लिव इन रिलेशनशिप जो आज का कल्चर बन रहा है, जिसमें जो अडल्ट ही जो मेल और फीमेल होते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति में मैरिज एक बड़ा सैक्रोसैंक्ट यानी बहुत ही पवित्र रिश्ता माना गया है, 7 जन्मों का रिश्ता माना गया है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। कोर्ट में ऐसे केसेस आते हैं जिसमें एक मैरिड पर्सन है किसी अनमैरिड के साथ अपनी पत्नी के शादी के रहते हुए, वैलिड रहते हुए भी उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। तो इससे जो महिलाओं के जो अगेंस्ट है जो क्राइम बढ़ रहे हैं, और कई जगह ये भी देखा है कुछ जो मैरिड वुमेन है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती हैं, जो मैरिड वुमेन वो अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ रहने लग जाती हैं। तो ऐसे केसेस बहुत सारी बार अदालतों के मामले में आए हैं, और जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उनका सिर्फ एक ही कंसर्न रहा है, उन्होंने बोला कि जनरली जो ये प्रैक्टिस है ये लीगली इनवैलिड नहीं है, यानी कि ये इलीगल तो नहीं है, लेकिन जो सोसाइटी का जो मोरल है या अपनी मैरिज जैसी इंस्टीट्यूशन है उसके अगेंस्ट है, कि जैसे आपके जो ऐसे रिलेशंस हैं, लिव इन रिलेशन से जो भी संतान पैदा होती है, कल को वो अलग हो गए तो उसका जो है लुक आफ्टर कौन करेगा, कौन उन बच्चों को पालेगा। ऐसी सिचुएशंस में सभी स्टेट ये चाहती हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस फेस हो रही हैं, तो इन सब को करने के लिए जो अलग अलग राज्य हैं या लोगों की डिमांड है कि कोई लो होना चाहिए कि गवर्न करे कि एक शादी के रहते हुए दूसरा लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, और लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहे तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उत्तराखंड पहला स्टेट था 2022 में, और अभी रिसेंटली मार्च 2026 में गुजरात है आपके, जहां के मोदी जी पहले CM रहे थे, वहां पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है।
ठीक है, उत्तराखंड और ये आपका गुजरात हुआ, और दूसरा आपका अभी आसाम में वो प्रपोज करेंगे, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली से पारित हो चुके हैं, उत्तराखंड में तो कानून भी बन चुका है, गुजरात में शायद बन गया होगा, असेंट मिल जाएगा गवर्नर का। अब जो तीसरा स्टेट होगा आपका वो आसाम होगा, अभी मई 2026 में वो प्रपोजल लाएंगे, और क्योंकि भाजपा को लेजिस्लेटिव विधानसभा में बहुमत है तो ये डेफिनेटली पास हो जाएगा और राज्यपाल इसको असेंट देंगे, क्योंकि जनरली राज्यों में जो गवर्नर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो अभी जो है आसाम है ये तीसरा राज्य होगा जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। लेकिन इन तीनों में एक एक्सेप्शन है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, मतलब आसाम में तो काफी जाति जनजातियां, और एक 6 शेड्यूल भी अप्लाई है आसाम के कुछ रीजन में। क्या है 6th शेड्यूल, आपने पढ़ा ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल है जिसके तहत जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो आसाम के यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर गवर्न नहीं होंगे। जो आसाम का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने जा रहा है, ड्राफ्ट कोड बिल पेश होगा और वो जनरली वैसे के वैसे पास हो जाए क्योंकि मेजोरिटी है, तो उसमें कौन से इंक्लूड नहीं, तो ट्राइबल पॉपुलेशन इंक्लूड नहीं है उसमें, और दूसरे जो 6 शेड्यूल है आपके उसमें जो भी प्रोटेक्टेड रीजन है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। बाकी जो भी रिमेनिंग पॉपुलेशन है उन सबके ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। ये गुजरात के केस में है जहां पे मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन के कुछ ट्राइबल कस्टम्स है उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 29, 30, ठीक है। हाँ, तो इनमें बेसिकली क्या प्रोविजन किए गए, जो मेजर प्रोविजन है सभी में, जैसे उत्तराखंड और गुजरात वाले में क्या किया गया, आपको लिव इन रिलेशनशिप में होना है तो जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है पहले वहां पे आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा परफॉर्मा में कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसमें आपकी डिटेल होंगी, कोई ऑब्जेक्शन भी वो ऑब्जेक्शन मांगेगी कि भाई किसी को कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं है, तो उन सब चीजों के बारे में फिर बाद में होगा। तो उससे आपकी ये लाइबिलिटी फिक्स हो जाएगी कि कौन उस बच्चे को पालन पोषण करेगा, जैसे लिव इन रिलेशनशिप से होते हैं, ठीक है। मैरिज आपने करी तो इसमें मैरिज कंपलसरी है, मैरिज रजिस्ट्रेशन आपके लिए कंपलसरी है। और हालांकि ये सभी एक्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज किए जाएंगे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, वो है आपके राइट टू प्राइवेसी के बेसिस के ऊपर। जो हमारे 9 जजों की बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, के एस पुट्टास्वामी का जजमेंट है, जिसने राइट टू प्राइवेसी को अंडर आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत माना है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यानी A.K. गोपालन मैटर 1950 के बाद में जो स्पेंड 1973 के बाद में जो केशवानंद भारती जजमेंट आया था, उसके बाद में जो हमारा आर्टिकल 21 है उसको एक्सपेंड किया है। जैसे कि आपकी वो मेनका गांधी केस के बारे में सुना है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, मेनका गांधी जो संजय गांधी जी की वाइफ थी, इंदिरा गांधी जी की बहू, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट में आर्टिकल 21 का स्कोप एक्सटेंड किया है। तो उसने इसमें कोर्ट ने ये बोला है कि आर्टिकल 21 के लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के तहत जानवर की तरह जीना ही नहीं है, एनिमल ट्रीटेड लाइफ नहीं होगी, उसके लिए आपको गरिमापूर्ण जीवन जीना है, यानी कि रेस्पेक्टफुल लाइफ होनी चाहिए। और इसके अलावा एक ओल्गा टेलिस जजमेंट है 1985 का, उसमें भी कोर्ट ने ये माना, ये 1978 का जजमेंट है मेनका गांधी जी का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू लाइवलीहुड भी है कि नहीं, तो कोई स्टेट क्या है किसी की लाइवलीहुड छीन के भी उसको राइट टू लाइफ से डिप्राइव कर सकता है। और इसी जो राइट टू लाइफ है जनरली हमारे जो लॉ का इंटरप्रिटेशन करता है वो लॉ स्टेब्लिश्ड बाय लॉ होती है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। लेकिन आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के रेफरेंस में देखा जाएगा, यानी कि जो आपने कानून बना के जो भी प्रक्रिया स्थापित की है किसी की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को स्नैच करने की, वो क्या रेशनल है कि नहीं है, ये भी इसमें देखा जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी ये 3 स्टेट में हो जाएगा, और हमारे जो लॉ कमीशन है 22वें, उन्होंने भी इसकी रिकमेंडेशन की थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए भारत में। इन सब के अलावा इनसे पहले जो इंडिपेंडेंट भारत है स्वतंत्रता के बाद में, एक गोवा ऐसा स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका फॉर्मेशन है, वो
पुर्तगाली जो सिविल कोड है उसके बेसिस पे, यानी कि गोवा के ऊपर पुर्तगाल का ऑक्यूपेशन रहा है लंबे पीरियड तक 1961 तक। तो उस समय तक जो गोवा में जो प्रैक्टिस है, आज भी आप गोवा जाओगे कभी घूमने, सर्दियों में जाना चाहिए वहाँ की, क्योंकि कोस्टल रीजन है, गर्मियों में तो परेशान हो जाओगे, तो सर्दियों में आप कभी जाओगे वहाँ तो वहाँ की जो बिल्डिंग्स है, चर्च है, वो पुर्तगाली आपको यूरोपियन टाइप लगेंगे, वहाँ की स्ट्रक्चर, ठीक है, उनकी कस्टम्स, उनके फेस्टिवल्स, कॉर्निवल मनाते हैं वो सब वैसे ही होंगे। तो इन सब से पहले भारत में, इंडिपेंडेंट भारत में गोवा एक राज्य है जहां पे 2020 से पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन वो भारत के द्वारा बनाया नहीं हुआ था, वो जनरली जो पुर्तगाली थे उनके द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट, जो इंटरफेथ या इंटर रिलीजियस मैरिज होते हैं उनको लीगलाइज करता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1854, ये भी आपकी जो मैरिज है उसके रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी सभी रिलीजन, सभी फेथ को मानने वाले लोगों के साथ इक्वली ट्रीट करता है। इस एक्ट के तहत कोई भी इंटरफेथ मैरिज या रिलीजियस मैरिज हो सकती है। हालांकि इसके भी कुछ प्रोविजंस है, उसके ऊपर मेंशन है कि जब भी कोई स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए एप्लीकेशन देगा तो फिर उसकी एप्लीकेशन को उसके ऑफिस में लगाया जाता है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और जिस किसी को वहाँ ऑब्जेक्शन करना हो वो कर सकता है, पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके कुछ कंसर्न है, लेकिन ये यूनिफॉर्म आपकी मैरिज के लिए जो एक कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1854, ये वेस्ट एशिया क्राइस्ट है। ये शुगर एक्सपोर्ट्स को भी, जो हमारी शुगर एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी, यानी शुगर गन्ने से बनती है आपकी, तो शुगर एक्सपोर्ट्स को भी जो अपकमिंग, जो अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका स्कोप बढ़ता जा रहा है, तो उसको देखते हुए हमारी भारत सरकार ने कि 30 सितंबर तक हम किसी को जो है शुगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि जिनके ऑर्डर पहले हो चुके हैं या सप्लाई पाइपलाइन में जा चुके हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा, और फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर तब एक्सपोर्ट किया जा सकता है भारत सरकार की परमिशन से। लेकिन अभी जो सेंटर ने बैन कर दिया शुगर एक्सपोर्ट को। ये इलेक्शन कमीशन में अनाउंस नेक्स्ट फेज ऑफ द SIR फॉर रिमेनिंग स्टेट्स और यूटी सून, यानी कि SIR, इसके ऊपर हम डिटेल में जो एक वीडियो लाएंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होती है, एक समरी रिवीजन होती है जो हर इलेक्शन से पहले, यानी साल 2 साल से इलेक्शन कमीशन कराता आ रहा है। तो इस जो SIR है इसके प्रोसेस के ऊपर हम कल या परसों में एक डिटेल वीडियो लाएंगे। अभी SIR की जो स्टेटस है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट रिजर्व है, और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक, जैसे आपके अभी बंगाल इलेक्शन में काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, उसमें एक अलग ही कैटेगरी आई थी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जिसमें अगर बाप और बेटी की एज में 15 साल से कम डिफरेंस है या किसी नाम में स्पेलिंग मिस्टेक भी है तो उनको भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में डाल दिया गया है। तो इन सभी कंसर्न्स को देके हम इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस लाएंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई लॉ है जिसके तहत ये पावर है। तो जनरली आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 के, और एक 1951 का है। तो 1950 ये अथोराइज करता है इलेक्शन कमीशन को। इसके अलावा इलेक्शन कंडक्ट रूल्स है 1960। अभी आप उनके बारे में इतना ही जान लीजिए कि जो SIR है उसके लिए पावर है इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 में पावर है इलेक्शन कमीशन की। इसके अलावा आपके है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1950, उसमें भी पावर है सेक्शन 2। और एक आपका थोड़ा इलेक्शन कंडक्ट रूल है, इलेक्शन कंडक्ट रूल। जब आप मेंस का आंसर लिखोगे तो इन सब में लॉ का मेंशन करना। इलेक्शन कंडक्ट रूल्स है 1960। तो इन तीनों जो ये एक्ट हैं ये अथोराइज करते हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कि जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको प्यूरिफिकेशन के लिए काम कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। इसके बारे में डिटेल अभी जो 10 स्टेट हैं उनमें मोस्टली तो जो मतलब कि टोटल 10 में हो गया, जिसमें से 10 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में, जैसे पुदुचेरी में हुआ, दिल्ली में हो गया, जहां पे रिसेंटली इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीजें हैं। और ये जब लास्ट ईयर सबसे पहले बिहार में स्टार्ट हुआ था वो, हाँ आसाम में नहीं होगा, ये अलग मैटर तरीके से। आसाम में नेशनल NRC है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, वो पहले से सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में हुआ है, तो वहां पे ये नहीं होगा। जनरली जो SIR का मोटिव है कि जो हम इन्फ्लेटर्स हैं, हम ये चाहते हैं कि इलेक्टर रोल के ऊपर सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही क्या कर सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं, वही वोट कर सकते हैं अपने देश में।
जो सिटीजन नहीं है इंडियन वो नहीं कर सकता, और उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ किए थे। इनिशियल स्टेज में इलेक्शन कमीशन ने आधार को एक्सेप्ट नहीं किया था कि हम आपको इलेक्टोरल रोल पे रजिस्टर करने के लिए आधार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर बाद में पिटिशनर जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, और एक एडवोकेट है योगेंद्र प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव जी, ऐसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये गलत है, आप ये नहीं एक्सेप्ट करें। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई आप जो आधार एक्ट है ये आइडेंटिटी प्रूफ है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए इलेक्टोरल रोल पर रजिस्ट्रेशन के लिए। और फिर इलेक्शन कमीशन का आर्गुमेंट ये था कि हम तो सिर्फ उन्हीं को रजिस्टर करेंगे जो इंडियन सिटीजन है। तब वो दूसरे कपिल सिब्बल जी, प्रशांत भूषण जी एडीआर के, और दूसरे एडवोकेट उन्होंने, और दूसरे पिटिशनर है, उन सब ने कहा कि भाई जो सिटीजनशिप चेक करने का राइट है, जो पावर है, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। प्रेरोगेटिव जो है सिटीजनशिप जांच करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री के पास है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली के ऊपर जजमेंट रिजर्व किया जा चुका है जनवरी 2026 में। अब हालांकि जजमेंट कब आएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली जो जजमेंट आएगा मुझे लगता है शायद एसआईआर कंप्लीट होने के बाद में ही आए। ये जो अहमदाबाद और आपके धोलेरा जो स्मार्ट सिटी है, जहां पे यूनियन कैबिनेट ने अभी 134 किलोमीटर का सेमी हाई स्पीड रेल लाइन जो है वहां धोलेरा और अहमदाबाद है गुजरात के, धोलेरा भी गुजरात में है और अहमदाबाद भी क्या है आपके गुजरात में है। तो सर के जगह है और धोलेरा के बीच में 134 किलोमीटर का डबल देखिए ना आपने ट्रैक, जैसे दिल्ली जाते हो और आप कहीं ट्रेन में जाते हो ना तो दो लाइनें साथ होती हैं, अप और डाउन दोनों लाइन साथ में होती है कि ट्रेनें, क्योंकि वो क्रॉसिंग में टाइम ज्यादा वेस्ट लगता है तो जर्नी में टाइम कम लगे, इसलिए तो ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल किया है। कहाँ, गुजरात में है, धोलेरा और अहमदाबाद के बीच में 134 किलोमीटर लंबा है, सिर्फ इतना है इसमें। और अभी जो इंडिया यूएई लाइकली टू साइन पैक्ट्स ऑन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एलपीजी ड्यूरिंग पीएम विजिट, अभी जैसे आपके 15 तारीख से लेकर 20 के बीच में हमने कल डिस्कस किया था, परसों किया था कल जब भी, तो प्रधानमंत्री जी 5 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं, जिसमें जो पहली बार सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे, आपके यूएई जाएंगे, फिर यहाँ से वो दूसरे देशों में जाएंगे यूरोपियन कंट्रीज में बेसिकली, तो जैसे नॉर्वे जाएंगे, वो इटली भी आते वक्त इटली होके आएंगे, नीदरलैंड भी जाएंगे और स्पेन भी जाएंगे, ठीक है, स्वीडन भी जाएंगे। तो ये जो यूएई है, इंडिया और यूएई के बीच में, अभी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या होते हैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जनरली अपन ऑयल इंपोर्ट करते हैं मेजरली, तो जैसे अभी वेस्ट एशिया का क्राइसिस हुआ, ऐसा क्राइसिस पहले 1991 में भी हुआ था जब इराक ने कुवैत पे हमला कर लिया था। उस समय भी ऐसी सिचुएशन, ऑयल जो सप्लाई है डिसरप्ट हुई थी, नेचुरल गैस सप्लाई। तो उस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए उस टाइम भी विश्व के सभी देशों ने क्या किया कि अपने यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट की, कि जब हम हायर अमाउंट में अभी हम ऑयल और नेचुरल पहले से इंपोर्ट कर ले, फिर उसको स्टोर करके रख ले, कहाँ पे, जनरली ये रॉक्स में होता है, अंडरग्राउंड अर्थ में बनाया जाता है क्योंकि फ्लेमेबल मटेरियल होता है, तो वहाँ पे स्टोर करके रख सके, फिर अपनी जरूरत के हिसाब से हम क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि रिफाइनिंग फैसिलिटी हमारे पास है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए जो अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी होती है क्रूड ऑयल नेचुरल गैसेस को, उनको अपन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि हमें किसी के सामने अपने जो वाइटल इंटरेस्ट है उसके सामने किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अभी 2018 में जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है इंडिया की, ये मैनेज करने का काम करती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एक कंपनी है, और एक अबू धाबी की, कैपिटल अबू धाबी वहाँ की नेशनल ऑयल कंपनी है। उन दोनों ने एक एग्रीमेंट किया था 2018 में, एक जो जॉइंट है स्ट्रेटेजी रिजर्व क्रिएट करने का यूएई में, ताकि हमारी जो नीड है, जो डिस्ट्रप्शन या जो हार्ड टाइम्स है उसके दौरान अपन अपनी जो ऑटोनॉमी को गेन कर सके, किसी के सामने झुके ना, ऐसी अपनी हमारी ऑयल रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्मूथली मूव हो सके, तो उन सब के लिए बनाया गया है। भारत में अभी 5 मिलियन जो है, तो ये 5 मिलियन बैरल की थी क्रूड ऑयल रिजर्वेशन जो रिजर्व बना था। वैसे भी आपको पता है कि भारत में जैसे जनरली आपके बंगलुरु में है, एक पादुर में, 3 है, 2 फैसिलिटी, एक पादुर 2 मंगलुरु में है, मंगलोर कर्नाटक में, वहां पे 3 फैसिलिटीज है अपने पास, 3 स्ट्रेटेजिक रिजर्व है अभी इंडिया के पास। और एनी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव बाय इंडिया, अभी आपको पता है कि 18th ब्रिक्स समिट है
जो ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और उसके अलावा दूसरे 6 देश हैं, यानी अब 11 प्लस हो गया, जिसमें ईरान है, सऊदी अरेबिया, यूएई है आपका, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है आपका, इथोपिया है। ये सब देशों के जो ब्रिक्स के 18 समिट है उसको होस्ट कर रहा है इंडिया। तो उसमें जो अलग अलग मिनिस्टर लेवल की मीटिंग, अभी फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग चल रही है, तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अरागची की, वो इंडिया आए हुए हैं। उनसे हम तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने भी हम ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए काफ़ी एफर्ट किए हैं, इजिप्ट ने भी किए हैं, ओमान ने भी किए हैं। तो उसके अलावा हम स्वागत करते हैं, लेकिन वो क्या है कि फुलफिल नहीं हो पाया, फ्रूटफिल नहीं रहे, कि उनका रिजल्ट नहीं, सीज फायर नहीं हो पाया। भारत और ईरान और अमेरिका के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाए, उनकी जो पर्सनल कुछ कंडीशंस हैं उसकी वजह से, हेजिमी की वजह से। तो अभी इन्होंने बोला कि अगर भारत सरकार भी ऐसा करना चाहे, क्योंकि भारत के ईरान से भी रिश्ते सदियों से पुराने रहे हैं, जैसे ये पारसी समुदाय वो ईरान से आया हुआ है, और पहले हम ईरान में चाबार पोर्ट भी हमने कंस्ट्रक्ट किया था, उसको ऑपरेट भी करते थे हम, और अमेरिका के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। तो अगर भारत, इन्होंने बोला कि भारत अगर इनिशिएटिव लेना चाहे कोई डिप्लोमेटिक के, अमेरिका और ईरान के बीच में शांति हो स्थापित हो सके इजराइल के साथ में, तो इन सब चीज़ों के लिए अगर भारत कोई भी वार्ता रखना चाहता है, ये मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है, तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जनरली युद्ध किसी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और लॉन्ग टर्म जो डिस्ट्रप्शन होते हैं उनसे आप उभर नहीं पाते हैं। इसी में जो रशिया के जो ब्रिक्स देशों के फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी मिलने, उन्होंने कहा कि भारत और जो रशिया हैं उनके रिश्ते काफ़ी पुराने हैं, कल्चरल मतलब बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, और हमारे काफ़ी वैल्यूएबल हैं। हम जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है, जो हमारा स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, वो हम सब रशिया की हेल्प से या उनकी पार्टनरशिप में कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, वो रूस और इंडिया की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब हवा से ज़्यादा स्पीड होती है उसकी, एयर से, और क्रूज का मतलब कि उसका पाथ लो लेटीट्यूड पे चलती है वो, ताकि वो रडार से उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम से बच सके। अभी एक जो ये अल्जाइमर एक डिजीज होती है, जनरली अल्जाइमर में मतलब क्या होता है, आपका ब्रेन होता है, उसकी जो कोग्निटिव पावर है, सोचने समझने की, लर्निंग और याददाश्त डिस्टर्ब हो जाती है। ये न्यूरो डीजनरेटिव प्रोसेस होती है अल्जाइमर। तो ये आपके जो बॉडी में, ये नॉर्मल ब्रेन होता है जो किसी इंसान का ब्रेन के जैसे आप पार्ट देखते हैं, जैसे ये आपका नॉर्मल ब्रेन है, और इस ब्रेन के जनरली जो भी आपके पार्ट, जनरली ब्रेन के 3 पार्ट आपने सुने हैं। एक तो आपका फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन होता है जनरली। तो इस नॉर्मल ब्रेन में क्या, हाँ, आपके कुछ लिक्विड्स होते हैं। तो जो अल्जाइमर वाला ब्रेन होता है उसमें एक जो प्रोटीन होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। उस प्रोटीन का नाम आप जनरली एमिलोइड है। अभी ये क्या है कि एक मेडिसिन है, हालांकि वो थोड़ी कॉस्टली है। इंडिया गेट्स इज फर्स्ट एवर अल्जाइमर थेरेपी, और लगभग उसकी कॉस्ट लगभग 92,000 के अराउंड है पर डोज, एक डोज होगी। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी एक ही एंटीबॉडी से बनाई गई है आपकी। और इस कंपनी ने, जिसने फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने एली लिली है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसने बनाई है ये दवा, और उस दवा का नाम है डोनानीमैब। ये दवा आपकी किसने बनाई है, ये दवा बनाई है आपकी किसने, ये, हाँ, एक ये कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने एक दवा बनाई है। उस दवा का नाम है जो अल्जाइमर के लिए डोनानीमैब। दवा का नाम क्या है, डोनानीमैब दवा है, और ये अल्जाइमर के लिए बनाई है। अल्जाइमर का सिंपल भाषा में आप आसान से अर्थ समझ लो, इसमें एमिलोइड जो बीटा प्रोटीन होता है आपके ब्रेन में, उसका डिपोजिशन होने से उसकी एक लेयर बन जाती है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था एमिलोइड बीटा प्रोटीन, तो ये ऐसा एमिलोइड बीटा प्रोटीन की ऐसे परतें बन जाती है ब्रेन में, ऐसे फैला होगा। नॉर्मल ब्रेन का तो ये इतना एक्सपेंशन होता है, ऐसे होते शेप, लेकिन ये जगह जगह आप देख रहे हो एक्सपेंशन। ये तो क्या है, आपका एमिलोइड बीटा प्रोटीन होता है। क्या होता है, एमिलोइड बीटा प्रोटीन। तो ये आपके ब्रेन में इसकी ऐसे परतें सी बन जाती है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन की जो कोग्निटिव फंक्शन है या ग्रे मैटर है वो काफी कम हो जाता है।
और उसकी वजह से आपकी याददाश्त चली जाती है, जनरली डिमेंशिया बोलते हैं। तो ये स्लोली प्रोसेस है। और जब ये इसकी जो तो जो आप ये अभी जो मेडिसिन ले रहे हैं अपन, जो इसके लिए मेडिसिन लेंगे आपकी, जो डोनानीमैब मेडिसिन है, आपकी मेडिसिन का नाम है डोनानीमैब। ये इली लिली आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवा बनाने वाली, उसने बनाई है। इस दवा की जो पर डोज है वो लगभग 92,000 रुपीज की होगी इंडियन करेंसी में। तो हालांकि ये काफी कॉस्टली है अभी, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि ये कंपनी इसकी जैसे सेल और कुछ रिसर्च होना है तो इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है, कम हो सकती है। और इस दवा को अभी जब यूएस की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अप्रूव कर दिया है अल्जाइमर के ट्रीटमेंट के लिए। और इसमें कुछ है कि हु कैन गेट द ट्रीटमेंट, जो कोई भी जो पेशेंट है। और इसमें क्या है कि ये सिर्फ अर्ली स्टेज, यानी जब शुरुआत में आपके एमोलेट बीटा प्रोटीन है, यानी अर्ली डायग्नोसिस हो गया और आपके ब्रेन में उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, फैलाव कम है, तो उस केस में ये आपकी दवा इफेक्टिव है। अगर एडवांस स्टेज पे आपके अल्जाइमर्स पहुंच गया है तो उसमें ये इफेक्टिव नहीं है ट्रीटमेंट। और इस मेडिसिन का आप नाम जरूर याद रखें, डोनानीमैब। इसके अलावा 2 और मेडिसिन हैं जो इसमें यूज होती हैं, और ये आपकी ये अर्ली स्टेज में आपके ट्रीटमेंट है, इसके बाद में ट्रीटमेंट आपके इफेक्टिव नहीं रहेंगे। और इनको अप्रूव किया है एफडीए ने। इसकी कॉस्ट देखो, ये सिंगल डोज कॉस्ट ऑफ ड्रग विल 91,618, लगभग 92,000 के अराउंड इसकी कॉस्ट है एक डोज की। ठीक है, तो ये काफी कॉस्टली तो है। और एक दूसरी मेडिसिन और है आपकी लेकानीमैब, और इसके अलावा एक दूसरी मेडिसिन और है इसकी आपकी लेकानीमैब। आप उनको मेडिसिन के नाम याद रखने हैं। जनरली कभी पूछ सकता है एग्जाम में कि निम्न में से या कौन सी सीरीज दे सकता है कि कौन सी मेडिसिन आपके अल्जाइमर से रिलेटेड है। तो लेकानीमैब और ये डोनानीमैब, ये इनके नाम है। इनके ब्रांड नेम थोड़े दूसरे हैं, यानी जैसे जनरली दवाइयां मिलती है ना, ब्रांड से मिलती है, जैसे अब उसमें सोल्ट, तो ये उस सोल्ट के नाम है जो उन दवाओं में होता है। एक तो आपका लेकानीमैब है, वो ये ब्रांड नेम तो इसका दूसरा है, लीकिम्बी है और किशुनला है, डोनानीमैब है, ये ब्रांड नेम थोड़े दूसरे हैं आप। ठीक है, तो ये जनरली आप समझ सकते हो कि ये आपके ब्रेन की क्या है, जो याददाश्त है उसको कमजोर करती है। ठीक है, एक मेडिसिन और है, शायद मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, इसमें कहीं दे रखी होगी, मैं आपको बताऊंगा। एक मेडिसिन और है, इसमें 3 मेडिसिन है टोटल अभी अल्जाइमर्स के ट्रीटमेंट के लिए। और जनरली जो अभी ये लेकानीमैब है, ये सिर्फ अर्ली स्टेज में, शुरुआती स्टेज में, उसके बाद में ये बिहाइंड मुंबई वाटर कट्स रिलायंस ऑन वीकनिंग रेन। अभी क्या है कि जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने ये फोरकास्ट किया है कि इस बार का जो मानसून सेशन है आपका थोड़ा वीक रहेगा। जो हमें हमेशा जो मानसून होता है उससे कम रेनफॉल प्राप्त होगा। और आपको पता है कि मुंबई के चारों ओर क्या अरेबियन सी है मुंबई के आसपास, और बीच बीच में कोई आइलैंड है, टापू। तो अरेबियन सी की वजह से वहां पे जो वाटर है वो सैलाइन वाटर है, थोड़ा सॉल्टी वाटर है। तो जो वाटर नीड्स है मुंबई सिटी की, वो जनरली मेजरली किसके ऊपर डिपेंड होती है, रेनफॉल के ऊपर। और रेनफॉल अभी काफी क्या है आपका, इस बार थोड़ा शॉर्ट हो सकता है रेनफॉल। तो उसकी वजह से, उसी कंसर्न को देखते हुए मुंबई की जो महानगर पालिका है उसने अभी जो वाटर सप्लाई है जितना करती है उसमें कटौती की है, इसी को देखते हुए। अभी जैसे ये फार्म एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन डिस्पाइट यूएस टैरिफ, जैसे कि यूएस ने पहले जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमने ट्रम्प सर को क्रेडिट नहीं दिया उसका, और हमने नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट नहीं किया। तो उस वजह से शायद वो नाराज हो कि उन्हें भारत के ऊपर पहले 25% टैरिफ, फिर 50% कर दिया था। हालांकि फरवरी में जब उनके साथ ट्रेड डील हुई तो उस ट्रेड डील में उन्हें 18% टैरिफ कर दिया। लेकिन इन सब ट्रैफिक होने के बावजूद भी जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है। इसमें यही है, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स बढ़े हैं जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके पीछे की किस तरह से बढ़ा है, ये कुछ डेटा है आप मेंस में लिखने के लिए कि उसका इम्पैक्ट काफ़ी रहा है। जैसे वेजिटेबल ऑयल्स है आपके, ये 2025-26 में इनका ये कॉस्ट है कि इतने कॉस्ट का हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया यूएसए को।
तो ये हमारी जो बेटर क्वालिटी है फूड ग्रेन्स की, उसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट्स की। जैसे बासमती राइस है, हम बहुत इंपोर्ट करते हैं यूएसए को, तो और वेजिटेबल्स ऑयल्स भी करते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स का भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारी क्वालिटी को देख के ही वहाँ के जो सिटीजन है यूएसए में हमारा प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो इसमें ये कंसिडर किया है कि जब आप, तो इससे आप ये है कि जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो तो प्राइस थोड़ा कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। इस पूरे आर्टिकल में यही है। वाई नीड्स मोर प्रोन टू पेपर लीक्स दैन जेई। अब इसमें वो जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि ये इसमें ज़्यादा लीक क्यों होने के चांसेज होते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ सेंटर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ सेंटर्स ज़्यादा होंगे, इसलिए इसमें क्या होगी, नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो रूट होगा वो बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन लेंथ बढ़ जाएगी, स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ जाएगी। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ बढ़ जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस में बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं, तो उनमें से कौन कब किसका ईमान डगमगा जाए वो किसी को पता नहीं होता जनरली। तो ऐसी सिचुएशन में जो नीट है वो जेई के कंपेयर में क्या होती है, उसमें लीक ज़्यादा होते हैं। वहीं पे जेई का भी था कि जेई में लड़के कम पार्टिसिपेट करते हैं और वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, जेई मेंस होती है, जेई एडवांस होती है, 2 स्टेज की होती है, नीट सिर्फ सिंगल स्टेज होती है और ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। ये एक फॉरेस्ट प्लान है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी किया है कि हम फॉरेस्ट वन बनाएंगे, कुछ थीम पार्क भी बनाएंगे। सेंट्रल रिज है जो अरावली का ही पार्ट है दिल्ली के अंदर, फॉरेस्ट रीजन जो हमारी अरावली माउंटेन है ना, जो आपके गुजरात के खेड़ बर्मा से दिल्ली की रायसीना हिल तक फैली हुई है, तो उसमें जो दिल्ली का जो अरावली वाला रीजन है उसको सेंट्रल रीज कॉल किया। तो उसमें जो दिल्ली की गवर्नमेंट है अभी, बीजेपी गवर्नमेंट, उन्हें कहा कि हम फिर से वहाँ रीज में जो फॉरेस्ट है की प्लांट्स कट कर लिए उनको फिर से लगाएंगे। तो उसमें ये कुछ थीम पार्क बना रहे हैं वहाँ पे, जैसे पौराणिक नामों के बेसिस पे। तो इसमें ये एड्रेस किया गया कि जो थीम पार्क बनाना है ये फॉरेस्ट रीजन को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसके बजाय आपको सिर्फ फॉरेस्ट भी लगाना चाहिए और उसमें नेटिव ट्रीज है, स्पेशल फॉरेस्ट और नेटिव फॉरेस्ट के ऊपर ही, जैसे इसने थीम पार्क के नाम दिए, जैसे एक तो तीरथ करा वन कर दिया, ऋतु वन कर दिया, ऋषि वन कर दिया, पंचवटी वन कर दिया। तो यहाँ पे जो थीम पार्क बनाएंगे तो कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे, कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन होगी, तो उससे जो फॉरेस्ट है उनके लिए सोन एरिया कम हो जाएगा। तो इन सबको कंसर्न किया गया है कि ये थोड़ा ठीक नहीं है, इन्हें अपने हाईलाइट किया इसमें। और ये सेम उसी का है रिमेनिंग पार्ट। और चीफ सेक्रेटरी और चीफ चैलेंज है, अभी जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुई है उसमें जो एसआईआर प्रोसेस है वहाँ पे जो ओवरसॉ कर रहे थे यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे वहाँ के, वो मनोज अग्रवाल थे। अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने वहाँ शपथ ग्रहण हुआ है शुभेंदु अधिकारी जी ने, इन्हीं को जो ये आपके मनोज अग्रवाल जी थे उनको ही अपना चीफ सेक्रेटरी बना दिया है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को पैदा करता है और ये पैदा करता है कि जो एसआईआर प्रोसेस हुई वो जस्टिफाइड नहीं हुई, उसमें आर्बिट्रेरी एक्शंस हुए हैं, आर्बिट्रेरी डिलीशंस हुए हैं। तो इन सब को लेके अनेक पॉलिटिकल पार्टीज और कई दूसरे बुद्धिजीवी, सिविल सोसाइटी के लोगों ने आलोचना की है और ये क्रिएट करते हैं कि ये तो पहले से इनसे मिले हुए थे एसआईआर फॉर्म में, इनके लिए इसको प्रोसेस में तो इसको नाम दिया गया है, मनोज अग्रवाल जी को चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है। हालांकि अब इनमें कितनी सच्चाई है जनरली पॉलिटिकल मैटर्स है, लेकिन फिर भी इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि इस तरह की सिचुएशन ना हो, ट्रस्ट डेफिसिट ना हो, संस्थाओं के ऊपर इंस्टीट्यूशन की इमेज ना डाउन हो, तो ऐसी नियुक्ति से बचा जाना चाहिए था। ये अभी आपने जो भारत सरकार ने अभी ह्यूमन जो एचपी वैक्सीन है, हमारे इंडिया में लगभग जो कैंसर होते हैं, जो फीमेल डेथ्स होते हैं कैंसर की वजह से, उनमें एक सर्वाइकल कैंसर काफ़ी जो मेजर इम्पैक्ट रहा है। तो इसी सर्वाइकल कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इसकी जो अर्ली मतलब छोटी जो 15 से जो रिप्रोडक्टिव या मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल की गर्ल्स हैं उनमें ह्यूमन पोपिलो वायरस की वजह से होता है सर्वाइकल कैंसर। कैंसर का सिंपल मीन्स होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल्स की, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है जिसमें बिना बॉडी के कंट्रोल के क्या होती है आपकी सेल का डिवीजन होने लग जाते हैं। जनरली आप इसको ट्यूमर बोलते हैं, ये कैंसर सेल्स होती हैं। तो जो है ये सर्वाइकल, ये आपका जैसे वेजाइना के ऊपर का जो यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है ये सर्विक्स होते हैं जो वेजाइना के, तो यहाँ पे कैंसर के चांस होते काफी ज्यादा होता है कैंसर, और उसकी वजह से जो फीमेल मोर्टेलिटी रेट है उसमें सर्वाइकल कैंसर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल
है। तो भारत सरकार ने अभी जो रिसेंट ह्यूमन पॉपुलो वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट की थी उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाया। उसके जो टारगेट थी हमारे कि हम 90% पॉपुलेशन को ये सर्वाइकल जो वैक्सीन है ह्यूमन पॉपुलो वायरस, जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो ह्यूमन पॉपुलो वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन पॉपुलो वायरस, और उसके प्रिवेंशन के लिए ह्यूमन पॉपुलो वैक्सीन इंजेक्ट की जा रही थी। वैक्सीन जैसे इंजेक्शन टीका लगाते हैं ना वैसे गर्ल्स को लगाया जा रहा था, लेकिन उसके जो है बहुत सारी कुछ कल्चरल बैरियर्स हो गए, कुछ लोगों ने मिसगाइड कर दिया कि उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, फीवर हो सकता है या कुछ और भी, भाई उनको अगर नहीं है तो ऐसी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से हमें प्रॉपर अमाउंट में जो हमने टारगेट सेट किए थे एचपी वैक्सीन के ह्यूमन पॉपुलो वैक्सीन है तो उसके हमें प्रॉपर अचीवमेंट्स नहीं है। इसी आर्टिकल में ये डिस्कशन किया, जैसे WHO अप्रूव्ड वैक्सीन है ह्यूमन पॉपुलो वैक्सीन, उसमें ये था कि उसमें स्ट्रेटेजी बनाई थी वैक्सीनेशन में कि 90% जो गर्ल्स हैं उनको, जो 15 साल की एज तक के 90% गर्ल्स को वैक्सीनेट किया जाएगा WHO की गाइडलाइन, और 70% जो वुमेन हैं जो 30 के आसपास हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा उससे ज्यादा, और जो 90% पेशेंट हैं जो ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे हैं उनको भी हम ये वैक्सीनेट जो इंजेक्ट करेंगे ह्यूमन पेपिलो वायरस। लेकिन इसके जो सोशल हर्डल्स, कल्चरल बैरियर्स, उसकी वजह से आपके ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए। जो ह्यूमन पेपिलो वायरस है वैक्सीन बनी है ये पहली बार 2008 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन इसके प्रॉपर जो है आपके रिजल्ट नहीं मिल पाए। इसके सेफ्टी कंसर्न है, पैची इंफॉर्मेशन है, डिसमिनेशन, लॉजिस्टिकल गैप्स है, यानी कि स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, और सोशियो कल्चरल बैरल्स है। और जो फीमेल जो रेगुलर टेस्टिंग के लिए आती हैं उनकी सिर्फ 2 है, ये अर्ली स्टेज में टेस्ट करना चाहिए। हालांकि ये मोस्ट ट्रीटेबल कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो लोगों को अवेयर करना चाहिए इसके बारे में कि इस वायरस का जो वैक्सीन है ये हार्मफुल नहीं है, डिसिमेशन करना चाहिए। सोशियो कल्चरल बैरियर्स होते हैं उनसे हट के ह्यूमन हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमको सोचना चाहिए। और इस जो वैक्सीन है, जो भी इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया के जो भी हैं, लोगों को अवेयर करना चाहिए इसके बारे में, इसके फायदों के बारे में। तो ये आज का हमारा इतना रहा, जो हमने इसमें जो आज जो 14 मई का न्यूज़पेपर है उसको एनालिसिस के साथ साथ हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस से फरवरी, मार्च, अप्रैल की जो भी करंट टॉपिक्स है वो ले रहे हैं। हम इकोनॉमी के ऊपर डिटेल में लाएंगे, प्रेजेंट वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेके, और एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिटेल में वीडियो लाएंगे, और आज या कल में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू आज सबके लिए जो आप सबने वीडियो देखा। अगर आपको ये अच्छा लगा और काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, आपको अगर लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, आपकी यूपीएससी और आरपीएससी की जर्नी में काफ़ी हेल्प करता है, आपको आसान भाषा में हम समझा पा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें और कमेंट करें जो आप इससे इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए हैं। थैंक यू।